डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की तुलना के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, कौन सा सदन शक्तिशाली है और कौन सा निर्बल है, इसके संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। नामकरण के संबंध में संसद के दोनों सदनों की तुलना के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदन हैं, जिसमें से लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन कहलाता है, जबकि राज्यसभा संसद का द्वितीय तथा उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधित्व के संबंध में तुलना। लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी भारत की समस्त जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करती है और लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। जबकि राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। सदस्य संख्या के संबंध में तुलना। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में ये सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान के संदर्भ में विशेषज्ञता रखते हैं, उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार 233 सदस्य राज्यों से और संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 वर्तमान में निर्धारित की गई है। निर्वाचन के संबंध में तुलना। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से होता है। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि जिस मतदाता की उम्र या जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है, वह लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहले ये जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष निर्धारित कर रखी थी, जो कि 1989 के पश्चात 21 से घटा करके 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। राज्यसभा का चुनाव, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, अप्रत्यक्ष रीति से, कहने का तात्पर्य जनता के चुने हुए जो विधायक गण हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे राजस्थान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 10 निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्थान विधानसभा के 200 विधायक गण राज्यसभा के सदस्यों का
चुनाव करते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या राजस्थान से 25 निर्धारित की गई है। कार्यकाल के संबंध में तुलना। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तो निर्धारित है, परंतु लोकसभा का जो कार्यकाल है वह लोकसभा में सत्ता पक्ष के या सरकार के बहुमत पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा में बहुमत नहीं रहता है तो उसे कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं या पदनिवृत्त होते हैं, जबकि इतने ही सदस्य का जो निर्वाचन है वो होता रहता है। इस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। अब विधेयकों के संदर्भ में, साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा शक्तिशाली है। लोकसभा शक्तिशाली सदन है क्योंकि साधारण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं, राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं, और यदि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगनी होने के कारण इसमें लोकसभा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। अतः लोकसभा संयुक्त बैठक की स्थिति में शक्तिशाली सदन रहता है और इसमें राज्यसभा की जो स्थिति है वो कमज़ोर है, निर्बल है साधारण विधेयक के संबंध में। संवैधानिक संशोधन के संबंध में तुलना। संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन दोनों सदनों की सहमति पर ही निर्भर करता है। संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जब उससे लोकसभा भी सहमत हो और राज्यसभा भी सहमत हो, और लोकसभा और राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करते हैं और दोनों सदन उस पर अपनी सहमति देते हैं तो ही संविधान में संशोधन हो सकता है। अतः संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। वित्तीय विधेयकों के संबंध में तुलना। वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा शक्तिशाली सदन है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं और इनमें राज्यसभा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। जो राज्यसभा जो सुझाव देती है उसको लोकसभा माने या नहीं माने लोकसभा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। अतः वित्त विधेयक के संदर्भ में लोकसभा शक्तिशाली सदन है। इसमें राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर है। अधिकतम राज्यसभा किसी भी वित्तीय विधेयक को 14 दिन लेट कर सकती है, देर कर सकती है, और राज्यसभा के सुझावों को मानना या नहीं मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा ही शक्तिशाली सदन है। इसमें राज्यसभा मात्र 14 दिन की देरी कर सकती है। ये याद रहना चाहिए कि वित्त विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, तो ये इसका उत्तर होगा 14 दिन। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में संसदात्मक शासन प्रणाली में
मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही या लोकप्रिय सदन के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भारत में भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके संदर्भ में कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में लोकसभा ही शक्तिशाली है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की जो शक्ति है, पावर है अविश्वास प्रस्ताव लाने की, वो लोकसभा के पास ही है। और अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत यानी पद से हटाने, पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। यानी अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा ही मंत्रिमंडल पर ला सकती है और उसको मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को पद विमुक्त कर सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संदर्भ में राज्यसभा की कमजोर स्थिति है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु मंत्रिमंडल को हटा नहीं सकते, क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है और राज्यसभा के सदस्यों के पास अविश्वास प्रस्ताव की शक्ति नहीं होती है। दोनों सदनों की समान शक्तियाँ। संसद के दोनों सदन कुछ मामलों में उनकी समान शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, यानी दोनों ही सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार भी दोनों के पास ही है, दोनों सदनों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। यानी इसमें एक सदन पदच्युत करने के लिए अभियोग लगाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है और दोनों सदनों की उस पर सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति कोई संकटकालीन घोषणा करता है, संकटकाल की घोषणा जारी करता है, तो उसकी स्वीकृति लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी लेना अत्यंत आवश्यक है। राज्यसभा की अनिर्णय शक्तियाँ। भारतीय संविधान में राज्यसभा की अनिर्णय शक्तियाँ हैं। अनिर्णय शक्तियों का तात्पर्य है कि जो शक्तियाँ मात्र केवल राज्यसभा के पास ही हैं, लोकसभा के पास वो शक्तियाँ नहीं हैं, उन्हें राज्यसभा की अनिर्णय शक्तियाँ कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अनिर्णय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाना चाहिए। यानी जैसे सूचियाँ हैं, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ निर्धारित की गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केवल केंद्र यानी संघ सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर केंद्र यानी संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा ही ये घोषित कर सकती है कि ये विषय राष्ट्र हित में है और इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए। तो ये राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित कर दे तो वह राज्य सूची का उस विषय पर कानून संसद बना सकती है।
यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 के अनुसार उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास करती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी राज्यसभा के पास ये अनन्य शक्ति है। नवीन अखिल भारतीय सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवा हैं, जैसे IPS, IAS, IAS, IPS और IFS 3 अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में हैं। यदि और कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करनी है तो राज्यसभा ही उसके लिए प्रस्ताव पास करेगी, तभी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हो सकती है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं और यह होना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त हो सकती है, परोक्ष रूप में नवरचित द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा भी राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गई थी, प्रतिद्वंदी सदन के रूप में नहीं, और राज्यसभा के द्वारा इसी रूप में आचरण किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा को लोकसभा के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में कार्य करना ये संविधान निर्माताओं की मंशा थी और उसी तरीके से राज्यसभा ने आचरण भी किया है। और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई हैं और व्यवहार में भी राज्यसभा ने उसी मंशा के अनुसार, संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी उसी के अनुसार राज्यसभा के द्वारा भी उसी प्रकार का आचरण किया गया है। ये लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन, इससे कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है। लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन या लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसे याद करना है। धन्यवाद।